हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, इससे कुछ कराते ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। आज हम कूलम्ब्स लॉ को डिटेल में देखेंगे। ये एमडी कैट का टॉपिक नंबर 9 है और चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक नंबर 1। इसको आज हम डिटेल में देखेंगे। बट कूलम्ब्स लॉ को जानने से पहले हमें थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड को देखना पड़ेगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक के बेस को समझना पड़ेगा। उसके बाद हम कूलम्ब लॉ पे स्विच करेंगे और इसको डिटेल में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले वर्ड है यहाँ पे लिखा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक का पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक को देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड्स पे मुश्तमिल है। नंबर 1 इलेक्ट्रो एंड नंबर 2 स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन चार्ज और स्टैटिक मीन साकन, रुका हुआ, जो अपनी जगह पे ठहरा हो, अपनी जगह को छोड़ के ना जाए। ऐसे चार्ज को हम स्टैटिक चार्ज का नाम देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक को थोड़ा सा मॉडिफाइड वे में डिफाइन करना हो तो हम यूँ कह सकते हैं कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम स्टैटिक चार्जेस को डील करते हैं, साकन चार्जेस को डील करते हैं, ऐसे चार्जेस को डील करते हैं जो अपनी जगह पर रुके हुए होते हैं, ठहरे हुए होते हैं। उस फिजिक्स की ब्रांच को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, जरा देखिएगा। लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्लियर कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं कि मैटर क्या है। वैसे तो मैटर को हमने कई दफ़ा डिफाइन किया हुआ है कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। लेकिन हमने आज ये देखना है कि मैटर बेसिकली दो पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होता है। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन एंड नंबर 2 प्रोटॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ट्रांसफरेबल होता है। ट्रांसफरेबल का मतलब ये है कि इसको आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र कर सकते हो या एक एटम से दूसरे एटम पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। जबकि जो प्रोटॉन होता है वो नॉन ट्रांसफरेबल होता है। नॉन ट्रांसफरेबल का मतलब ये है कि उसको आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जैसा कि यहाँ पे देखें, एक एटम का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है जो अपनी जगह पे फिक्स है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे ऐसे चक्कर काट रहा है। ठीक है। अब एक और चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज की क्वांटिटी होती है, जो चार्ज की मिकदार होती है, वो सेम होती है। और वो क्या होती है? वो चार्ज की मिकदार होती है 1.6 10⁻⁹ कूलम। ये चार्ज की मिकदार होती है। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है उतना ही प्रोटॉन के ऊपर होता है। लेकिन अगर हम इसकी कन्वेंशंस की बात करें तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव साइन असाइन करते हैं तो प्रोटॉन को हमें पॉजिटिव साइन असाइन करना पड़ेगा। इसीलिए बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो -1.6 10⁻⁹ कूलम होता है, जबकि जो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है वो +1.6 10⁻⁹ कूलम होता है। चार्ज की मिकदार सेम होती है, सिर्फ और सिर्फ सिंबल का फ़र्क है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अच्छा जी, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमें चार्ज की दो बेसिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के अबाउट कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या है। आज हम इसको डिटेल में देखेंगे ज़रा। सबसे पहले प्रॉपर्टी है कि चार्ज शुड बी कंजर्व्ड, कि चार्ज कंजर्व रहना चाहिए। तो हमने ये देखना है कि चार्ज की कंजर्वेशन से मुराद क्या है, चार्ज का कंजर्व रहना क्या है। तो अगर चार्ज की कंजर्वेशन की बात की जाए तो चार्ज कंजर्व रहने का मतलब ये है कि इस यूनिवर्स के ऊपर जो नेट चार्ज है वो 0 है। मीन दैट कि इस यूनिवर्स के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। लिहाजा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस एक दूसरे के असर को ज़ायल कर रहे हैं, जिसकी वजह से नेट चार्ज जो यूनिवर्स के ऊपर बन रहा है वो बन रहा है 0। ठीक है। कंजर्वेशन को हम एक और तरह से भी देख सकते हैं। हम यूँ भी कह सकते हैं कि चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि ना तो हम चार्ज को पैदा कर सकते हैं और ना ही हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है? चार्ज को पैदा करने से क्या मुराद है? चार्ज को पैदा करने से मुराद है कि जैसे चार्ज पैदा होता है पेयर प्रोडक्शन के अंदर, लेकिन उसमें भी तो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप चार्ज को पैदा नहीं कर सकते और यूनिवर्स का जो नेट चार्ज है वो 0 है। जितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। आप यूँ नहीं कह सकते कि आपने यूनिवर्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया या आपने यूनिवर्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया। ओके, इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन। आगे दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज शुड बी क्वांटाइज्ड। अच्छा बच्चों देखिए,
यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो है ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल का मतलब ये है कि उसको एक एटम से दूसरे एटम पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेट्स से कि यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी है, अगर ये बॉडी एक इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो ये पूरे का पूरा एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, ठीक है। और अगर ये बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो फिर भी एक पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें ये बताना हो कि किसी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है तो उस चार्ज को हम यूँ डिटरमिन कर सकते हैं कि उस बॉडी ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, वो उस बॉडी के ऊपर चार्ज होगा, ठीक है। समझ आ गई बात की। तो यहाँ पे जो n है दरअसल ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं कि जितनी बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है या इलेक्ट्रॉन लूज करती है। समझ आ गई बात की। किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो मल्टीपल होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का, मीन दैट कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं या उस बॉडी ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। और मोस्टली जो नंबर यूज होते हैं वो 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12 यूज़ किए जाते हैं। अब 10 की पावर 6 को हम बोलते हैं मिलियन, 10 की पावर 9 को हम बोलते हैं बिलियन और 10 की पावर 12 को हम बोलते हैं ट्रिलियन, ठीक है जी। अच्छा, अब एक और चीज़ याद रखनी है कि हाँ, कब हम कहेंगे कि एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कब हम कहेंगे कि बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उस चार्ज को +NE से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अच्छा, इसके बाद एक यूनिवर्सल लॉ है जिसको लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कहा जाता है, और वो लॉ ये है कि जो सिमिलर चार्ज होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इन चार्जेस की अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से ही कूलम फोर्स जो है वो वजूद में आती है, उसकी एग्जिस्टेंस पॉसिबल होती है। अच्छा जी, अब जब कोई बॉडी चार्ज हो जाती है, हम कहते हैं जी किसी बॉडी पे चार्ज आ गया। अब चार्जिंग के 3 तरीके हैं। एक बॉडी 3 तरह से चार्ज हो सकती है, ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू इंडक्शन एंड ड्यू टू कंडक्शन। कहा जाता है कि आमतौर पे जो इंसुलेटर्स मटेरियल्स हैं, मतलब कि ऐसे मटेरियल जिनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती, आमतौर पे वो फ्रिक्शन और इंडक्शन की वजह से चार्ज होते हैं। अभी मैं आपको 1-2 एग्जांपल देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक कॉम्ब है, एक कंघी है जिसको हम बालों में रब करते हैं। जैसे ही उस कॉम्ब को हम बालों के अंदर रब करते हैं तो उस कॉम्ब के ऊपर चार्ज आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो इलेक्ट्रॉन कॉम्ब से बालों पे शिफ्ट हुए हैं या बालों से कॉम्ब के ऊपर शिफ्ट हुए हैं, लेकिन आमतौर पे कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बालों से कॉम्ब के ऊपर शिफ्ट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्ब के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे बालों में डेड प्रोटीन्स होती हैं, और डेड प्रोटीन्स की वजह से हमारे बालों के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेयर करने के लिए, तो लिहाजा वो कॉम्ब के साथ उन इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं, उस पर शिफ्ट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को, लिहाजा कॉम्ब के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अच्छा, अब अगली बात, अब जब इस कॉम्ब को कागज़ के छोटे छोटे पीसेस के करीब लेके आया जाता है तो ये इन छोटे छोटे पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। अब देखिएगा, जब ये नेगेटिवली चार्ज कॉम्ब को हम इस कागज़ के पीस के करीब लेके आएंगे तो इसका सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज एक एंड पे आ जाएगा और सारे का सारा नेगेटिव चार्ज दूसरे एंड पे चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक चार्ज पार्टी की मौजूदगी में एक अनचार्ज बॉडी के ऊपर भी चार्ज आ गया, ठीक है। तो इस अमल को हम बोलते हैं इंडक्शन। तो देखें, फ्रिक्शन और इंडक्शन दोनों की वजह से जो है इंसुलेटर चार्ज हो सकते हैं। तो अब जब इस कॉम्ब को आप इस कागज़ के पीस के करीब लेके आओगे तो सारा पॉजिटिव चार्ज इसका एक एंड पे आ चुका है और सारा नेगेटिव चार्ज दूसरे एंड पे चला गया। तो अब ये कॉम्ब नेगेटिवली चार्ज है और ये इसका एंड पॉजिटिवली चार्ज है कागज़ के पीस का। तो ये कॉम्ब इसको आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। अच्छा, इसके बाद हमने ये बोला था कि कंडक्टर जो है वो इंडक्शन और कंडक्शन दोनों की वजह से चार्ज हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई मेटेलिक बॉडी है और उसको हम एक चार्ज देते हैं,
पॉजिटिव चार्ज उसको प्रोवाइड करते हैं, तो वो जो चार्ज हैं वो यूनिफॉर्मली उसकी पूरी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस तरह से इंसुलेटर और कंडक्टर्स जो हैं वो चार्ज हो सकते हैं बाय दीज 3 प्रोसेसेस। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ। तो यहाँ पे बोर्ड के ऊपर मैंने आपके सामने कूलम लॉ का फार्मूला लिखा है, मैथमेटिकल फॉर्म लिखी है उसकी, दैट इज F = 1/4πε0 Q1 Q2 और R² इंटू R²। देखिए जब भी हम एक वेक्टर को लिखते हैं तो एक वेक्टर को लिखने का ये तरीका होता है कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड और साथ हम उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखते हैं जो कि उसकी डायरेक्शन को डिटरमिन करता है। आप सभी जानते हो कि एक वेक्टर वो होता है जिसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। तो एक वेक्टर को डिटरमिन करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक तो उसकी मैग्नीट्यूड चाहिए और दूसरी उसकी डायरेक्शन चाहिए। तो ये उसकी मैग्नीट्यूड हुई और ये जो यूनिट वेक्टर है ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से आप एक कंप्लीट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हो। तो आप देखो ये जो कूलम फोर्स है, फोर्स भी तो बेसिकली एक वेक्टर है, तो लिहाजा इसकी भी मैग्नीट्यूड होगी और इसकी भी डायरेक्शन होगी। अब ये जो सारी है, ये सारी चीज़, ये सारी कूलम फोर्स की मैग्नीट्यूड है और ये जो R² है दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ कूलम फोर्स। ये कूलम फोर्स की डायरेक्शन को डिटरमिन करता है। इसके अलावा आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि ये जो कूलम फोर्स होती है ये एक म्यूचुअल फोर्स होती है। इसके अलावा आपने ये भी याद रखना है कि ये सेंट्रल फोर्स होती है और इसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स होती है। कंजर्वेटिव फोर्स होती है। मैं ज़रा इनकी थोड़ी सी डिटेल आपको बता देता हूँ। म्यूचुअल फोर्स का मतलब ये होता है कि जो कूलम फोर्स है वो किसी एक चार्ज की मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसको हम म्यूचुअल फोर्स कहते हैं कि अगर Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो बदले में Q2 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा, दैट इज नोन एज म्यूचुअल फोर्स। इसके अलावा ये सेंट्रल फोर्स होती है। सेंट्रल फोर्स का मतलब ये है कि ये 2 पॉइंट चार्जेस के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उस लाइन के अलॉन्ग लगती है, इसीलिए इसको सेंट्रल फोर्स भी कहा जाता है। इसके साथ साथ लिखा हुआ है 3rd नंबर पे कि इट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये होता है, ये कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब ये होता है जो आपके किए गए काम को स्टोर कर ले। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दरअसल वो एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है। तो ये हो गया हमारे पास कूलम फोर्स। अच्छा, इसके अलावा जो है जब हम ये फॉर्मूला डाइव करते हैं तो हम ये 2 चीज़ें देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये है कि अगर दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट बढ़ेगा तो ये फोर्स भी बढ़ेगी। इसके अलावा ये जो कूलम फोर्स होती है ये दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मीन दैट कि अगर 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को बढ़ाया जाएगा तो फोर्स डेफिनेटली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है जी, आप ज़रा ग्राफ पे आते हैं, इससे रिलेटेड MCQs आते हैं MD-CAT के पेपर्स में। तो ज़रा देखिएगा कि अगर हम फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान ग्राफ बनाएं तो हमारे पास ग्राफ की ये शेप आएगी। ये देख सकते हैं आपकी ग्राफ दोनों साइड से, इस साइड से फोर्स के करीब है और इस साइड से डिस्टेंस R के करीब है। तो इस तरह की बस शेप आपने याद रखनी है कि फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान इस तरह का ग्राफ बनेगा। लेकिन अगर ग्राफ बनाया जाए फोर्स और 1/r² के दरमियान तो वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आपने ये भी याद रखना है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। मीन दैट कि वो फोर्स भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसी तरह इंटेंसिटी ऑफ लाइट या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी जो होती हैं वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास थोड़ी सी डिटेल थी। अब हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो 1/4πε0 है दैट इज नोन एज कूलम कांस्टेंट। अब कूलम कांस्टेंट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब यहाँ पे जो ε0 है वो दरअसल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है, आपने याद रखना है कि परमिटिविटी का जो लफ्ज़ी मतलब है, परमिटिविटी
जो वर्ड है वो निकल के आया परमिट से। परमिट का मतलब होता है इजाज़त देना। कोई भी मीडियम अपने अंदर से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को गुजरने की इजाज़त देता है, दैट इज नॉन एज परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, वो उस मीडियम की परमिटिविटी कहलाएगी। अब अगर फ्री स्पेस की बात करें तो फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी होती है उसको एप्सिलॉन नॉट से ज़ाहिर किया जाता है, और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 10 की पावर -12। इन यूनिट्स को रिवर्ट कर दो, इस यूनिट को रिवर्ट कर दो, कूलम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो लिहाजा यूनिट क्या बने फिर कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि परमिटिविटी के यूनिट तो है और इसकी वैल्यू भी है, लेकिन जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है उसकी यूनिट नहीं होती। अब इसकी रीज़न क्या है, इसके यूनिट क्यों नहीं होते? इसके यूनिट इसलिए नहीं होते कि ये परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की रेशो होती है। तो अब ऊपर भी परमिटिविटी नीचे भी परमिटिविटी, तो परमिटिविटी के यूनिट परमिटिविटी की यूनिट से कैंसिल हो जाएंगे, तो लिहाजा रिलेटिव परमिटिविटी के कोई यूनिट्स नहीं होंगे, इट हैज़ नो यूनिट्स। अच्छा, इसके अलावा आपने ये याद रखना है कि ये जो कूलम कांस्टेंट है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है दो चीज़ों पे, नंबर 1 सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड नंबर 2 मीडियम। अब इफेक्ट ऑफ मीडियम ज़रा देखें कि इफेक्ट ऑफ मीडियम क्या है। इफेक्ट ऑफ मीडियम से मुराद ये है कि अगर आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं और उनके दरमियान आप कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम ला के रख देते हो, तो उस मीडियम के रखने की वजह से 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स है या 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो कूलम फोर्स है उस पर क्या असर पड़ता है, आया कि वो फोर्स पहले से ज़्यादा हो जाती है या पहले से कम हो जाती है। तो इस चीज़ को ज़रा देखते हैं। तो देखें, कहता है कि जब हम 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस करते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस करने से 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो पहले से कम हो जाती है, पहले से रिड्यूस हो जाती है। अब कितनी रिड्यूस होती है? तो देखिए, ये जो रिड्यूस फोर्स है ये ओरिजिनल फोर्स का 1/εr टाइम रिड्यूस होती है, ठीक है। εr टाइम पहले से क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। अब देखिए, अगर वाटर का हम देखें तो वाटर की जो रिलेटिविटी होती है, रिलेटिव परमिटिविटी होती है, वो असल में होती है 78। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान हम वाटर को प्लेस कर दें, तो वाटर को प्लेस करने से उन 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो 78 टाइम रिड्यूस हो जाएगी। अगर इसके अलावा आगे चलें तो नेक्स्ट वाला पॉइंट ये है, ये एज इट इज़ MCQs में भी पूछा जाता है। इसमें यह है कि अगर आपको रिड्यूस फोर्स की वैल्यू दी हो और εr की वैल्यू दी हो और आपने ओरिजिनल फोर्स फाइंड करनी हो, एक्चुअल फोर्स फाइंड करनी हो, तो आप इस फॉर्मूला से फोर्स फाइंड कर सकते हो। दरअसल हमने किया क्या है कि εr को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दिया है, तो F0 का फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं ज़रा कूलम लॉ की विक्टोरियल फॉर्म। अब लेट्स से कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, दैट इज़ Q1 एंड Q2। अब देखिए, जैसा कि हम पहले से कह चुके हैं कि जो कूलम फोर्स होती है दैट इज़ म्यूचुअल फोर्स। अब इसका मतलब ये है कि Q1 चार्ज ने Q2 के ऊपर फोर्स लगानी है। अब Q2 के ऊपर जो फोर्स लग रही है 1 की वजह से, उसको हम नाम देते हैं F21 का। आपने याद रखना है कि जिस चार्ज पे फोर्स लग रही है उसको आपने पहले लिखना है और जिससे लग रही है उसको आपने बाद में लिखना है। तो देखिए, Q2 पे फोर्स लग रही है किसकी वजह से, 1 की वजह से, तो लिहाजा हमने इस फोर्स को रिप्रेजेंट कर दिया F21 से। क्लियर हो गया? अब हमने जैसा कि बोला कि कूलम फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स है, अगर Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो बदले में Q2 भी Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो अब Q1 के ऊपर जो फोर्स लग रही है 2 की वजह से, उसको हम नाम देते हैं F12 का। क्लियर है जी? बात की समझ आ गई? अच्छा, अब अगर इन दोनों फोर्सेस का फार्मूला लिखा जाए, मतलब जो Q1 पे फोर्स लग रही है 2 की वजह से, उसका अगर फार्मूला लिखा जाए तो ये कंप्लीट फार्मूला है उसका। ये फोर्स की मैग्नीट्यूड है और ये साथ वो यूनिट वेक्टर है जो इस फोर्स की डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर इस फोर्स का फार्मूला लिखा जाए तो ये फोर्स की मैग्नीट्यूड है और ये वो यूनिट वेक्टर है जो इस फोर्स की डायरेक्शन को डिटरमिन कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैग्नीट्यूड दोनों की देखी जाए तो दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड तो सेम है। अच्छा, अब डिफरेंस कहाँ पे है? दोनों की डायरेक्शन में डिफरेंस है। देखो, ये जो यूनिट वेक्टर है ये इस फोर्स की डायरेक्शन में है और ये वाला जो यूनिट वेक्टर है ये इस फोर्स की डायरेक्शन में है। तो दोनों यूनिट वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है।
लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो लिहाजा हम लिख सकते हैं कि फोर्स F12 इज इक्वल टू माइनस F21, कि फोर्स F12 बराबर होगी 21 के। लेकिन किसी एक फोर्स के साथ नेगेटिव साइन आएगा, और नेगेटिव साइन इस वजह से आएगा क्योंकि दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हैं। ठीक है जी, तो ये बात यहाँ से आपने पक्की तरह अपने ज़हन में बिठा लेनी, ये बात क्या है। ठीक है, तो अगर एक एग्जांपल देता हूँ, ये ऐसे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं कि आपको 2 पॉइंट चार्जेस देखता है, एक की मैग्नीट्यूड 6 कूलम है और दूसरे की मैग्नीट्यूड 10 कूलम है, और आपसे वो ये पूछता है कि आया 6 कूलम 10 कूलम पे ज़्यादा फोर्स लगा रहा है या 10 कूलम 6 कूलम पे ज़्यादा फोर्स लगा रहा है। अब बज़ाहिर देख के अगर आप बिना सोचे समझे आंसर करोगे तो आप अपना जवाब गलत कर बैठोगे। आपने ये हरगिज़ नहीं सोचना कि 10 कूलम 6 कूलम पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा, क्योंकि शुरू में हम पढ़ चुके हैं कि इट इज़ अ म्यूचुअल फोर्स। तो ये कौन सी फोर्स है, म्यूचुअल फोर्स है। इसका मतलब है कि जितनी फोर्स 6 कूलम ने 10 कूलम वाले चार्ज पे लगानी है, उतनी ही 10 कूलम वाले चार्ज ने 6 कूलम पे लगानी है। तो लिहाजा 6 कूलम चार्ज जितनी 10 कूलम चार्ज पे फोर्स लगाएगा, उतनी ही फोर्स 10 कूलम चार्ज भी 6 कूलम चार्ज के ऊपर लगाएगा। लेकिन चूंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, लिहाजा किसी एक के साथ नेगेटिव साइन आएगा, चाहे आप इस फोर्स के साथ लिख लो चाहे इस फोर्स के साथ लिख लो। तो यहाँ पे एक MCQ आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स की जो रेशो होगी या कूलम फोर्स की जो रेशो होगी वो हमेशा 1:1 होगी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। इसी तरह हम अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो सन पे जो फोर्स लग रही है अर्थ की वजह से, या अर्थ पे जो लग रही है सन की वजह से, वो दोनों फोर्सेस हमेशा बराबर होंगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो भी दरअसल जो है म्यूचुअल फोर्स ही है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये भी प्रोडक्ट ऑफ मैसेस पे डिपेंड कर रही है। तो लिहाजा ये भी एक म्यूचुअल फोर्स है, जितनी सन अर्थ पे फोर्स लगाएगा बदले में उतना अर्थ भी सन के ऊपर फोर्स लगाएगी। तो लिहाजा दोनों फोर्सेस क्या होंगी, बराबर होंगी। अच्छा, अब हम थोड़े से MCQs क्वेश्चंस की ड्रिल करते हैं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन की ड्रिल करते हैं, सिंपल टू कम्प्लेक्स। तो सबसे पहले एग्जांपल हम देखते हैं कि बस आपको फोर्स का फार्मूला दिया जाता, ठीक है, इस तरह से फोर्स का फार्मूला है, और कहा जाता है कि दोनों जो चार्ज हैं वो आइडेंटिकल हैं या सेम है, दोनों चार्जेस सेम हैं। अगर दोनों चार्जेस सेम हैं तो आप Q1 Q2 लिखने की बजाय आप क्या लिख लो, आप QQ लिख लो, और QQ लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, Q², क्योंकि दोनों चार्जेस सेम हैं। तो लिहाजा Q1 की जगह पे भी Q लिख सकते हो, Q2 की जगह पे भी Q लिख सकते हो, तो Q और Q क्या हो जाएगा, Q²। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब सवाल ये पूछा जाता है कि इफ़ डिस्टेंस इज डबल्ड आर हाफ्ड देन व्हाट विल हैपन टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। कहता है कि अगर 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, उसको डबल कर दिया जाए या उसको हाफ कर दिया जाए, दोनों तरह से सवाल पूछा जा सकता। तो बताइए इलेक्ट्रिक फोर्स पे क्या असर पड़ेगा। या दूसरा सवाल यूँ भी पूछा जा सकता है कि अगर चार्ज की मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया जाए या हाफ कर दिया जाए, तो बताएं इलेक्ट्रिक फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अभी देख लेते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए, जो नई फोर्स है, जब हमने 2 चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को डबल किया तो जो नई फोर्स है उसको हम F' से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये एक्चुअल फोर्स है, ओरिजिनल फोर्स है, उसको हमने F0 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो नई फोर्स है उसको हम F' से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब चूँकि हमने डिस्टेंस को कर दिया डबल, तो R की जगह पे आप क्या लिख लोगे, 2R। अब देखो ये जो 2 है ना, इसको स्क्वायर समेत साइड पे कर लो ज़रा, तो इसको 1/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 1/4 को साइड पे कर लो, बाकी सारा फार्मूला अलग लिख लो, KQ²/R²। अब ये देखो, ये KQ²/R², ये किसके बराबर है, F0 के बराबर है। इसका मतलब इसकी जगह पे F0 लिखा जा सकता है, और ये 4 वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान हम डिस्टेंस को डबल करते हैं, तो डिस्टेंस को डबल करने से जो फोर्स है वो 4 टाइम कम हो जाती है, 4 टाइम रिड्यूस हो जाती है, या आप यूँ भी बोल सकते हो कि 1/4 हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद अगर चार्ज की मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया जाए या हाफ कर दिया जाए, तो चार्ज की मैग्नीट्यूड को डबल करो ज़रा, तो Q की जगह पे क्या लिख दोगे, 2Q। अब 2 को स्क्वायर समेत साइड पे कर लो, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 साइड पे आ गया, बाकी फार्मूला साइड पे लिख लो। अब ये देखो KQ²/R², ये तो बराबर है ओरिजिनल फोर्स के,
एफ नॉट के, तो इसकी जगह पे एफ नॉट लिख दो। इसका मतलब है कि चार्ज की मैग्नीट्यूड को डबल करने से फोर्स 4 टाइम इंक्रीज हो जाती है, जबकि 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को डबल करने से फोर्स 1/4 हो जाती है, 4 टाइम रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो ये पहली एग्जांपल देखिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम कूलम लॉ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो एक प्रॉब्लम है कि एक रेक्टेंगल बनी हुई है और उस रेक्टेंगल की चारों कार्नर्स के ऊपर एक एक चार्ज प्लेस है, जैसे 2 कूलम, 4 कूलम, 4 कूलम और 2 कूलम, और चारों वर्टिसेस को हमने नाम दिए हुए हैं, ए, बी, सी और डी का नाम दिया होगा। अब प्रॉब्लम में वो ये पूछता है कि वो 2 कौन से कार्नर हैं, वो 2 कौन से एजेस हैं जिनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स है या कूलम फोर्स है वो मिनिमम होगी। अब फोर्स मिनिमम होने के लिए ज़रूरी है कि जो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है वो मिनिमम होना चाहिए और डिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए। तो अगर हम इन 2 कार्नर्स को देखें, ए और डी को, तो अगर ए और डी 2 कार्नर्स को देखें तो यहाँ पे चार्ज की मैग्नीट्यूड का अगर प्रोडक्ट लिया जाए तो वो मिनिमम आएगा, लेकिन चूँकि डायगोनल है तो डायगोनल के लॉन्ग जो डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम होता है। तो लिहाजा ये दो वो पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान जो फोर्स होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। तो लिहाजा ए और डी वर्टेक्स जो हैं इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो मिनिमम होगी। इससे आगे चलें तो एक और टाइप का प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास 2 चार्जेस हैं, Q1 है +2 कूलम और Q2 है +6 कूलम, और कह रहा है कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को 4 न्यूटन की फोर्स से रिपेल करते हैं। तो अगर हम इन दोनों चार्जेस को -2 कूलम मज़ीद चार्ज दे दें, मतलब हर एक चार्ज को -2 कूलम चार्ज मज़ीद दें, इसको भी -2 और इसको भी -2 कूलम चार्ज दें, तो बताइए कि इनके दरमियान अब जो फोर्स होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो अब देखिएगा कि आपने सिंपल ऐसा करना है कि ये जो -2 कूलम चार्ज है इसको Q1 में भी ऐड कर देना और Q2 में भी ऐड कर देना। तो देखिए जब इसको मैं Q1 में ऐड करूँगा तो +2 और -2, ये तो Q1 तो हो जाएगा 0, Q1 तो हो जाएगा 0। अब देखिए Q1 यहाँ पे Q1 हो जाएगा 0। अब देखो अगर इसमें ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, Q2 का आंसर आ जाएगा +4। अब गो के Q2 +4 कूलम हो भी जाए तो Q1 0 होने की वजह से जो फोर्स हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0। तो अब इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो 0 होगी। अब एक और टाइप का प्रॉब्लम आता है कि आपके पास 2 चार्जेस हैं Q1 और Q2, और ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं 12 न्यूटन की फोर्स से, 12 न्यूटन की फोर्स से। कहता है कि अगर हम हर चार्ज में -2 कूलम चार्ज मज़ीद ऐड करें तो बताइएगा कि जो न्यू फोर्स होगी वो क्या होगी, और उसकी नेचर भी बताएं कि आया वो फोर्स अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी। तो चलिए देखते हैं, -4 कूलम चार्ज को सिंपली इसमें ऐड करो तो ये आपके पास आ जाता है, ये आपके पास आ जाएगा -2 कूलम। अच्छा, इस -4 को इसमें भी ऐड करो तो ये आ जाएगा आपके पास +2 कूलम। तो आप देखो ये Q1 जो चार्ज है वो माइनस का हो चुका है और Q2 जो चार्ज है वो प्लस का है। तो अब एक चार्ज प्लस का और एक चार्ज माइनस का है, तो लिहाजा अब जो इनके दरमियान जो फोर्स पाई जाएगी वो होगी अट्रैक्टिव। वो फोर्स अट्रैक्टिव होगी और वो फोर्स होगी कितनी, 2 × 2 4 न्यूटन। तो वो 4 न्यूटन फोर्स हो जाएगी और जो नेचर में अट्रैक्टिव होगी। अच्छा चलिए जी आगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि इफ़ 2 चार्ज पार्टिकल्स आर टच्ड, कहते हैं कि आपके पास 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनको हम आपस में टच कर देते हैं या उनको एक मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। तो जब उनको मेटेलिक वायर से कनेक्ट करते हैं तो बताइए अब उनके ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, और अब उन 2 चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उस पर क्या असर पड़ा। तो देखिएगा कि यहाँ पे 2 केसेस हैं। अगर आपके पास सिमिलर चार्जेस हैं
तो आपने चार्जेस का एवरेज किस तरह से लेना है, तो आपने चार्जेस का एवरेज इस तरह से लेना है कि आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है Q1 Q2/2। और अगर आपके पास अपोजिट चार्जेस हैं तो फिर आपने एवरेज चार्ज निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना है Q1 - Q2/2। तो अब देखिएगा कि लेट्स से हमारे पास दो सिमिलर चार्जेस हैं +3 कूलम और +6 कूलम। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि जब हम उनको एक मेटेलिक वायर से कनेक्ट करते हैं या इनको आपस में टच करते हैं तो इनके ऊपर जो न्यू चार्ज आता है वो क्या आता है, और अब इनके दरमियान जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो पहले से कम हो जाती है या पहले से ज़्यादा हो जाती है, उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो अब देखिएगा कि ये सिंपली फार्मूला यूज़ करके आप हर चार्ज का एवरेज चार्ज निकाल लो ज़रा। तो Q1 + Q2/2, तो 3 + 6 / 2। तो अब जो इन दोनों चार्जेस के ऊपर जो चार्ज आ चुका है वो आ चुका है, वो चार्ज आ चुका है 4.5 कूलम और 4.5 कूलम। तो अब देखिएगा, अब ये दोनों के ऊपर चार्ज आ चुका है एवरेज। अच्छा, अब ज़रा देखिएगा कि अगर हम 3 × 6 करें तो हमारे पास जो फोर्स बनती है 18। लेट्स से कि अगर हम इस डिस्टेंस को, जो दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है, उसको कांस्टेंट कंसीडर कर लें या उसको हम 1 मीटर मान लें, 1 मीटर मान लें, तो अब 3 × 6 आता है 18 न्यूटन फोर्स आती है। तो अब जब इन दोनों चार्जेस को टच किया जाता है तो न्यू चार्ज जो बना है दोनों चार्जेस के ऊपर वो ये बना है। तो अब इसके अकॉर्डिंग ज़रा फोर्स निकाल के देखते हैं। अब 4.5 और 4.5 को जब आप प्रोडक्ट लोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास आंसर आएगा 20.2 न्यूटन। तो आंसर आएगा 20.2 न्यूटन। तो ये आपके पास न्यू फोर्स आ जाएगी। ये कौन सी फोर्स आ जाएगी? न्यू फोर्स। तो अब देखो, जो न्यू फोर्स है वो आपकी प्रीवियस फोर्स से क्या है? ग्रेटर है। तो इसका मतलब है कि अगर सिमिलर चार्जेस को आप इस पर टच करेंगे तो उनके ऊपर न्यू चार्ज डेवलप होगा, और उस न्यू चार्ज की वजह से उन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होगी वो पहले से क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। और अगर हमारे पास दो अपोजिट चार्जेस हों तो फिर हमने इस तरह से एवरेज लेना है। लेट्स से कि हमारे पास दो चार्जेस जो हैं वो ये हैं। एक हमारे पास जो चार्ज है वो है 6 कूलम, और दूसरा जो हमारे पास चार्ज है वो है 3 कूलम, वो है 3 कूलम या -3 कूलम। तो अब हमने इन दोनों चार्जेस के ऊपर न्यू चार्ज देखना है और इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उस पर क्या इफेक्ट होता है, इस चीज़ को देखना है। तो चलिए ये फॉर्मूला लगाइए Q1 Q2/2। तो Q1 Q2/2, तो आंसर हमारा आता है 1.5। अब 1.5 जब आंसर आया तो अगर 6 × 3 करें तो आंसर आता है 18 न्यूटन की फोर्स टच करने से पहले दो चार्जेस के दरमियान मौजूद है। जब हम उसको टच करते हैं तो हर चार्ज के ऊपर जो एवरेज चार्ज आ जाता है वो 1.5 आ जाता है। तो अब 1.5, अब चार्ज दोनों चार्जेस के ऊपर क्या बन गया? 1.5। इसके ऊपर भी जो चार्ज है वो 1.5 कूलम है और इसके ऊपर भी जो चार्ज है वो 1.5 कूलम है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है 2.25। तो इसका मतलब है कि जो न्यू फोर्स बनी है वो पहली फोर्स से काफ़ी रिड्यूस हो गई है, काफ़ी कम हो गई है। तो लिहाजा अगर अपोजिट चार्जेस को हम आपस में टच करेंगे या मेटेलिक वायर से टच करेंगे तो फिर क्या होगा कि फोर्स पहले से काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी। अब एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट, कि दो आइडेंटिकल स्फीयर हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वो 3 मीटर अपार्ट है, 3 मीटर के डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं। आप देखिएगा आगे, कहता है हैव 8 × 10³ न्यूटन फोर्स बिटवीन देम, और इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट कर रही है वो 8 × 10³ न्यूटन एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, अब देखिएगा, कहता है द 2 स्फीयर्स आर नाउ टच। अब हम इन दोनों स्फीयर्स को आपस में टच कर देते हैं एंड द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स 9 × 10³ न्यूटन, और जब हम इसको टच करते हैं तो इसके दरमियान जो फोर्स हो जाती है वो 9 × 10³ न्यूटन हो जाती है। कहते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस इस, कहता है बताइए उन दो चार्जेस की मैग्नीट्यूड क्या होगी जिनको आपने टच किया आपस में। अच्छा,
अब देखिएगा कि सबसे पहले जब टच करने से पहले अगर हम फोर्स की बात करें तो वो है 8। 10⁻³ को यहाँ से छोड़ो, सिर्फ आप 8 पे फोकस करो, तब फोर्स कितनी है? 8 फोर्स है। तो अब देखिएगा ज़रा ध्यान से, अब इस 8 को हमें वेरीफाई करना है। तो अब देखो, अगर दो चार्जेस का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास आना चाहिए 8। कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। अब 8 के लिए दो कौन से पेयर जो है वो फेवरेबल है? कौन से दो ऐसे चार्जेस हैं जिनका प्रोडक्ट 8 बन सकता है? तो एक तो 8 × 1 8 हो सकता है, और एक 4 × 2 8 हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो B ऑप्शन है और D ऑप्शन है ये तो रूल आउट हो गए, इनमें से तो नहीं आंसर हो सकता, या आंसर A है या C है। अब इन दोनों में से हमने कैसे ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है? तो उसके लिए ज़रा देखिएगा कि जब हम इनको टच करते हैं तो दो सिमिलर चार्जेस हैं, तो जब इनको टच करते हैं तो इनका एवरेज चार्ज हम इस फार्मूला से निकालते हैं। तो जब इनको हमने टच किया, लेट्स से कि ये दो चार्जेस हैं, इनको हमने आपस में टच कर दिया, तो टच करने के बाद इसके ऊपर भी चार्ज Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 2 और इसके ऊपर भी चार्ज Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 2। तो अब देखो, दोनों चार्जेस का अगर प्रोडक्ट लिया जाए Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2, और इसको स्क्वायर लिख लो, ये किसके बराबर आना चाहिए? टच करने के बाद ये चार्ज बना है और इन चार्जेस के दरमियान अब जो फोर्स है वो 9 न्यूटन होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ज़रा देखिएगा कि क्या ये दोनों, इन दोनों पेयर्स में से कौन सा पेयर इसको वेरीफाई करता है। तो 8 × 1 रख के देखें 8 + 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। अब देखो इसका आंसर क्या आता है? 8 × 1 9 डिवाइडेड बाय 2 4.5, और 4.5 का अगर हम स्केल लें तो उसका आंसर ये लिखा हुआ है 20.2। इसका मतलब है ये 9 न्यूटन तो नहीं आता, लिहाजा ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब ज़रा हम दूसरा पेयर रख के देखते हैं यहाँ पे, क्या उसके साथ ये चीज़ वेरीफाई हो जाती है? देखते हैं ज़रा, यहाँ पे 4 + 2 डिवाइडेड बाय 2 और इसका स्केयर लेते हैं। अब देखो 4 + 2 6 डिवाइडेड बाय 2 3 का स्केयर कितना होता है? 9। तो इसका मतलब है हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो असल में C वाला है, 4 × 2। ये दो वो चार्जेस हैं जिनको अगर हम टच करें तो उनके दरमियान जो फोर्स है वो 8 से कितनी हो जाती है? 9 न्यूटन। तो इसी तरह की प्रॉब्लम हम आगे चल के देखते हैं मज़ीद।